हमारा टॉपिक है वो है जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें MCQs आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत कॉमन टॉपिक है और इसमें आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास बीनाइन कंडीशंस होते हैं और मैलिग्नेंट। बीनाइन में हमारे पास पार्शियल मोल है, कंप्लीट मोल है, और मैलिग्नेंट में आपके पास इन्वेसिव मोल, कोरियोकार्सिनोमा, प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर एंड एपिथेलियोइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। ठीक है, ये है। इसमें क्या होता है कि persistent of gestational trophoblastic disease after primary treatment, most commonly defined as a persistent elevation of HCG, the condition is referred as gestational trophoblastic neoplasia। ठीक है, अगर आप पार्शियल मोल और इनकम्प्लीट मोल की प्राइमरी ट्रीटमेंट कर लें, जिसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट सक्शन एवेक्यूएशन है, उसके बाद अगर बीटा HCG कंट्रोल ना हो तो मतलब ये है कि ये जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लेजिया में चेंज हो गया है। ठीक है, जो डायग्नोसिस आप करते हैं यूजुअली ये हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस है इसकी। ठीक है, आपको मैंने कल भी बताया था, जब भी कोई मिसकैरेज हो तो मिसकैरेज को हम उसके जो RPUCs है हम वो हिस्टोलॉजिकल कंफर्मेशन के लिए हम ज़रूर भिजवाते हैं, क्योंकि अक्सर इसमें ऐसी पेशेंट में अक्सर वो मोलर निकल आती है। तो इसमें फिर आपने देखना होता है कि ठीक है, आपने तो बेसिक ट्रीटमेंट यही है कि एवेक्यूएशन, सक्शन एवेक्यूएशन ही है, लेकिन फिर आपने ऐसे पेशेंट को मॉनिटर करना होता है, क्योंकि अगर आप मॉनिटर नहीं करेंगे तो आप मिस कर सकते हैं कोरियोकार्सिनोमा, क्योंकि ये पेशेंट कोरियोकार्सिनोमा में ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हिस्टोलॉजिकल कंफर्मेशन आपने मस्ट करनी है हर एक मिसकैरेज की। ठीक है, यूजुअली कभी कभी इस तरह भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पेशेंट बिल्कुल प्रॉपर सिम्टम के साथ आ जाए। जो मोलर के सिम्टम्स होते हैं वो अभी आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपके पास पेशेंट मिसकैरेज के साथ आ गई है तो इस वजह से हम उसका 3 वीक्स पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी करते हैं, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि वेदर ये एक मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं है। ठीक है, ताकि वो एक्सक्लूड हो जाए। अगर मोलर है तो फिर इसके हम फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, diagnosis of partial mole, complete mole, placental trophoblastic and epithelioid trophoblastic required histological confirmation। ठीक है, patient who have 3 consecutive complete molar should have genetically tested to determine whether they have FRHM syndrome। ठीक है, 3 consecutive molar pregnancy हो तो इनमें फिर हम जेनेटिकली टेस्टेड ज़रूर करते हैं, क्योंकि इनमें ये सिंड्रोम भी हो सकता है। ठीक है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव है। जीन एसोसिएट इसके साथ कौन कौन से हैं? NLRP7 and KHD3CL। ठीक है, फिर हम जो हमारे पास इन्वेसिव मोल है और कोरियोकार्सिनोमा को फिर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? ठीक है, आप या पेशेंट को कंप्लीट मोल होगा या पार्शियल मोल होगा। ठीक है, उसकी आपने सक्शन एवेक्यूएशन कर ली, उसके बाद यूजुअली जो हम इनकी ट्रीटमेंट जो फॉलोअप करते हैं तो यूजुअली विदिन 8 वीक्स में इनके बीटा HCG नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, इनके फॉलोअप में अगर नहीं होता तो इट मीन्स दैट ये कोरियो की तरफ जा रही है, इन्वेसिव मोल की तरफ जा रही है। तो हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये इन्वेसिव मोल है या कोरियोकार्सिनोमा है? तो इन्वेसिव मोल Invasive mole usually present with profuse vaginal bleeding within 6 months of molar evacuation। आप जो evacuation कर लेते हैं तो within 6 months अगर patient profusely bleeding करे तो हम ये कहेंगे invasive mole है। और अगर patient present करे symptoms of lung mets, CNS mets after 6 months of molar evacuation, so this is choriocarcinoma। ज़रूरी नहीं है patient आपके पास bleeding के साथ आएगी। ठीक है, फिर और उसके साथ ये होता है कि आप के साथ और पेशेंट सिम्टोमेटिक लंग मेट्स या उसके साथ लंग मेट्स के आपके साथ पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आ सकती है, पेशेंट की वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ आ सकती है, सीजर के साथ आ जाए, क्योंकि ये ब्रेन के उसको भी इन्वॉल्व करता है। ठीक है, सो बीटा HCG आर मोर रेज इन कोरियोकार्सिनोमा देन इन्वेसिव मोल। तो आपको किस तरह पता चलेगा? एक तो ये कि आफ्टर विदिन 6 मंथ पेशेंट आ जाए तो इन्वेसिव होगा। बीटा HCG हमारे पास कोरियो में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इन्वेसिव मोल। कोरियो में अक्सर लैग्स में हमारे पास बीटा HCG होता है। ठीक है, तो जो कोरियो और इन्वेसिव मोल है ये बेटर रिस्पॉन्स करता है कीमोथेरेपी को। ठीक है, और जो प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर है और एपिथेलियोइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर है वो कीमो को रिस्पॉन्ड नहीं करते, उसमें हम यूजुअली सर्जरी करते हैं। ठीक है, तो सर्जरी में क्या है, बेस्ट इनमें फिर ये कि हम इनमें हिस्टेरेक्टमी करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने याद रखनी है। अब मोलर
प्रेगनेंसी को हम डिस्कस करते हैं। मोलर प्रेगनेंसी कैन बी सब डिवाइडेड इनटू कंप्लीट एंड पार्शियल मोल बेस्ड ऑन जेनेटिक एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स। ठीक है, वो आप हिस्टोपैथोलॉजी आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंप्लीट है या पार्शियल है। ठीक है, इंसिडेंस इसका 1 in 3 per 1000 है। एशियन ऑरिजिन है। ठीक है, एक्सट्रीम ऑफ एज लेस देन 20। रिस्पेक्टर्स क्या है, मोर देन 40 ईयर्स, इनमें ये रिस्पेक्टर्स हैं, इनमें ज़्यादा हो सकता है। किसी की प्रीवियस मोलर प्रेगनेंसी हो तो इनमें 10 फोल्ड चांस ज़्यादा है कि इनमें दोबारा मोलर प्रेगनेंसी हो। ठीक है, मोलर प्रेगनेंसी के आपके पास प्रेजेंटेशन किस तरह आ सकती है? इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, हाइपरेमेसिस। हाइपरेमेसिस में भी मैंने आपको बताया था कि अक्सर पेशेंट एक्सेसिव वॉमिटिंग के साथ आ जाए। ठीक है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में जिसको कहते हैं। तो एक तो आपने रूल आउट करना है कि पेशेंट को मोलर ना हो, और दूसरा आपने रूल आउट करना है थायराइड। ठीक है, यूजुअली ये वाले पेशेंट भी हाइपरेमेसिस के साथ फिर आपने जो मोस्ट कॉमन है वो अक्सर एक तो नॉर्मल विदाउट इडियोपैथिक होगा, कोई और कॉजेज़ भी हो सकती है। पेशेंट को यूटीआई भी हो सकता है, पेशेंट को डायबिटीज़ भी हो सकता है, थायराइड भी हो सकता है, पेशेंट को क्या कहते हैं मोलर प्रेगनेंसी भी हो सकती है, गैस्ट्रोएंटराइटिस भी हो सकता है। ठीक है, एक्सेसिव वॉमिटिंग जब भी पेशेंट आपके पास आए तो सारे कॉजेज़ आपने रूल आउट करने। ठीक है, तो अक्सर फिर आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। ठीक है, एक तो ये कि हाइपरेमेसिस में मैंने आपको कहा अगर एक्सेसिव HCG रिलीज़ होता है तो उसमें फिर क्या होता है कि TSH भी हमारे पास, क्योंकि सेम रिसेप्टर हैं, तो उनमें क्या होता है कि थायराइड उनका थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो थायराइड में फिर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि वेदर दिस इज़ ट्रू थायराइड और या कोई वैसे ही ये कोई मोलर प्रेगनेंसी, इसकी वजह से हमारे पास ये HCG इंक्रीज़ हुआ है और ये TSH ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो यूजुअली मोलर वाले में भी आपके पास TSH ज़्यादा आ सकता है क्योंकि HCG बहुत ज़्यादा है, तो वो सेम थायराइड रिसेप्टर को भी एक्टिवेट करता है, TSH लेवल इनमें ज़्यादा आ जाता है। लेकिन इसमें फिर कन्फर्मेटरी आपके पास क्या होता है कि फिर हम इसमें देखते हैं थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम, हमने जो थायराइड में पढ़ा था, तो वो कन्फर्मेशन के लिए फिर हम वो करते हैं कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें कि वेदर दिस इज़ अ ट्रू थायराइड और इट इज़ वेदर इट इज़ ड्यू टू मोलर प्रेगनेंसी। लेकिन अगर आपके पास मोलर प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए, ठीक है, उसमें हाइपरेमेसिस है और यूजुअली आपको मोलर प्रेगनेंसी में आपको जो यूट्रस का फंडल हाइट है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर वो 10 वीक्स की है तो आपको फंडल हाइट आपको ज़्यादा मिलेगा 20 या 30, तो फिर उसको भी आपने एक्सक्लूड करना है कि फंडल हाइट आपको 16 मिल सकता है, 13 मिल सकता है। ठीक है, तो उसमें फिर आपने एक्सक्लूड करना है कि या कोई इसके साथ कोई सिस्ट या फाइब्रॉइड तो नहीं है या कोई मोलर प्रेगनेंसी तो नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप स्कैन करते हैं। ठीक है, तो स्कैन में आपके पास फाइंडिंग्स मैं फिर आपको बताती हूँ। पहले हम प्रेजेंटेशन करते हैं। प्रेजेंटेशन में हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है, अर्ली ऑनसेट प्री एक्लेम्शिया के चांसेस भी इनमें होते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन ड्यू टू थीका यूट्रसिस, हेमोप्टिसिस एंड सीजर रेयर। हेमोप्टिसिस और सीजर तब होते हैं अगर वो कोरियो में चेंज हो जाए। ठीक है, इनिशियल प्रेजेंटेशन यूजुअली कंप्लीट मोल में, कभी कभी पेशेंट मतलब बार बार उनके ENCs होते हैं, वो हिस्टोपैथोलॉजी प्रॉपर वो इनकी नहीं होती, तो वो बार बार ब्लीडिंग के साथ आते हैं। अक्सर उनको कोरियो डेवलप हो जाता है लंग्स और वहाँ तक मेट्स चले जाते हैं क्योंकि वो दाइयों से बार बार वो करवाते हैं, तो उनकी प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होती। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में आप पहले बीटा HCG करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अल्ट्रासाउंड में आपको क्या मिलेगा? फीटस नहीं मिलेगा, टिपिकल जो इसके फ्रीचर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और पार्शियल मोल में, कंप्लीट मोल में ग्रेप टाइप स्ट्रक्चर होता है, और पार्शियल मोल में हाफ फीटस एंड हाफ आपके पास प्लेसेंटा में सिस्ट लाइक पूरा प्लेसेंटा होगा। ठीक है, तो डेफिनेटिव क्या है, आप तो ठीक है स्कैन पे तो ज़रूर नहीं है कि स्कैन पर आपको कुछ भी ना मिले। ठीक है, तो फिर उसमें क्या होता है कि आप जो RPUCs आप सक्शन इवैक्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो फिर आप हिस्टोपैथोलॉजिकल जब सैंपल भिजवाते हैं तो वो कंफर्म कर दे कि मोलर प्रेगनेंसी है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट इज सक्शन क्यूरेटाज। तो फिर आपने इनमें सीरियल बीटा HCG मॉनिटरिंग मस्ट करनी होती है। अगर आप नहीं करेंगे तो कोरिया में ये पेशेंट जा सकती है, आप इसको मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने मस्ट इनकी सीरियल बीटा HCG मॉनिटरिंग करनी है। तो जो पार्शियल मोल में क्या होता है कि यूजुअली बीटा HCG नॉर्मल हो जाता है 3 वीक्स में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2 सैंपल 4 वीक अपार्ट लेना है। ठीक है, अगर वो नेगेटिव आ जाए पार्शियल में, मैं आपको कह रही हूँ, तो आपने पेशेंट को
मतलब आपने तब तक आपने पेशेंट को एडवाइस भी करना है कि प्रेगनेंसी एंड अवॉइड इंटरकोर्स, या आपने पेशेंट को कोई ऐसी कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस करनी है ताकि इसमें प्रेगनेंसी ना हो। अगर इसमें फर्दर प्रेगनेंसी होगी तो इट विल बी मोर डेंजरस, ठीक है। तो आप तब तक पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्शन, अगर 2 टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो फिर आप पेशेंट को कह सकती हैं कि वो प्रेगनेंसी कर सकती है, ठीक है। कंप्लीट मोल में क्या करना है, इनका ज़रा प्रोलॉन्ग वो है, फॉलोअप है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, आपने 2 वीकली टिल 8 वीक्स तक आपने बीटा HCG करना है, ठीक है। अगर वो नॉर्मल हुआ, विद इन 8 वीक्स में वो नॉर्मल हुआ, तो आपने हर मंथ, एवरी मंथ फॉर 6 मंथ आपने बीटा HCG करना है, ठीक है। और अगर वो नॉर्मल ना हुआ, ठीक है, विद इन आपने 2 वीकली 8 वीक्स नॉर्मल हुआ तो मंथली फॉर 8 मंथ्स आपने फॉलोअप करना है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल नहीं हुआ तो 2 वीकली आपने इसी तरह करना है। जब नॉर्मल हो जाए, तो फिर आपने मंथली 6 मंथ तक आपने फिर फॉलोअप जारी रखना है, ठीक है। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, ये आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि अगर नॉर्मल हो जाए तो आपने विद इन 8 वीक्स नॉर्मल हो जाए तो मंथली आपने करवाना है 6 मंथ तक। अगर नॉर्मल ना हुआ 2 वीकली, नॉर्मल हो जाए फिर मंथली टू 6 मंथ, ठीक है। तो ये कंप्लीट मोल का है और यूजुअली 6 मंथ तक आप पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस करते हैं। पहले कहते थे कि आप इसमें जो कॉन्ट्रासेप्शन, आप सिर्फ बैरियर आप इनको दें, कॉन्डम, क्योंकि जब आप एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन देंगे तो इसके साथ फर्दर वो इंक्रीज़ होगा, क्या बीटा HCG लेवल फर्दर इसके साथ ही। लेकिन रीसेंट गाइडलाइंस कहते हैं कि नहीं, आप द एनी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट मोल में आपको जो आपको पैथोलॉजिकल फीचर्स क्या मिलेंगे, माइक्रोस्कोपिक में आपको कैरेक्टरिस्टिक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। और पार्शियल में आपको कैन रिसेंबल एंड हाइड्रोफोबिक एबॉर्शन विद एवेस्कुलर एडिमेटस पिलाई मे हैव रिकॉग्नाइज फीटल टिश्यू, इसमें फीटल टिश्यू होगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक में डिफ्यूज हाइड्रोफिलिक विलाई, डिफ्यूज ट्रोफोब्लास्टिक हाइपरप्लेजिया, स्ट्रोमल हाइपरसेलुलरिटी, स्ट्रोमल कैरोटिडिक डेब्रिस एंड कोलैप्स विलिस ब्लड वेसल्स। और इसमें पैची विलिस हाइड्रोफोबिक चेंजेस होंगी, पैची ट्रोफोब्लास्टिक हाइपरप्लेजिया एंड स्कैटर्ड एबनॉर्मल फॉर्म विलाई विद ट्रोफोब्लास्टिक सूडो इंक्लूजन। तो पार्शियल में आपने याद करने का उसके साथ फीटल टिश्यू होगा और कंप्लीट में आपके पास नहीं होगा। कैरियोटाइप इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें MCQ आता है। कंप्लीट में आपके पास 46XX, 46XY हो सकता है और 46X है। यूजुअली इसमें 46XX मेजॉरिटी में होता है, ठीक है। और पार्शियल में आपके पास 69XXY, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये पूछते हैं कंप्लीट में 46XX एंड इनकम्प्लीट में पार्शियल में आपके पास 69XXY, ठीक है। कैरियोटाइप में इसमें ओनली पैटर्नल साइड से आता है और जो दूसरा होता है पार्शियल जो है वो बोथ मैटर्नल और पैटर्नल दोनों साइड से आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कंप्लीट मोल है वो 15% चांस होता है कि कोरियो में जा सकता है, ठीक है। और 15% चांस है कि इनको कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। और जो पार्शियल मोल है तो 0.5 to 1% चांस इनमें कोरियो के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। कंप्लीट में 15% चांसेस है, ठीक है। और पार्शियल में 0.5 to 1% चांस ऑफ कोरियो कार्सिनोमा, ठीक है। 90% ऑफ द मोलर प्रेगनेंसी विल नॉट नीड एडिशनल ट्रीटमेंट फॉलो देयर एक्वेशन, ठीक है। यूजुअली आप 90% ये लोग रिजॉल्व कर जाते हैं, ठीक है। इनका कोई मतलब दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। कीमो आपने कब देनी है, इंडिकेशन फॉर कीमोथेरेपी आप तब देंगे अगर फॉर एग्जांपल आप कोरियो सस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने फॉलोअप पे आपने 6 मंथ तक जो पार्शियल मोल का आपने जो 2 सैंपल लिए 4 वीक्स अपार्ट, और या कंप्लीट में 6 मंथ तक आपने फॉलोअप किया, लेकिन 6 मंथ के बाद भी पेशेंट का बीटा HCG ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप उनको कीमोथेरेपी देंगे क्योंकि कोरियो डेवलप कर रहा है, ठीक है। कोरियो को जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, ठीक है, उसमें फिर हम फीगो स्कोरिंग करेंगे कि किन को आपने कीमोथेरेपी में कौन से ड्रग्स देने हैं, ठीक है। तो वो फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, इंडिकेशन फॉर कीमो में क्या होगा, आपने इन्वेस्टिगेशंस आपने कर लिए, ठीक है। अब उसमें क्या आ रहा है कि राइजिंग बीटा HCG इन 2 और प्लेट्यू इन 3 कंसेक्यूटिव सीरम सैंपल, ठीक है। या रेज बीटा HCG लेवल 6 मंथ आफ्टर इवैक्यूएशन,
ठीक है। पहले वो फॉल कर रहा था और फिर 6 मंथ बाद दोबारा राइज कर रहा है। या आपने हिस्टोलॉजी की है, जो आपने सैंपल भिजवाया उसमें आपको मिल गया कि कोरियो है। ज़रूरी नहीं है कि वो मोल्डर ही हो, आपने कंप्लीट मोल्ड के इवैक्यूएशन की और हिस्टोलॉजी पे आ गए कि कोरियो है, ठीक है। दूसरा क्या है, मेट्स टू द ब्रेन, लिवर, स्प्लीन, किडनी, अदर सॉलिड ऑर्गन। तो मेट्स होंगे तो ऑब्वियसली पेशेंट सिम्टम्स डेवलप करेगा, ठीक है। बीटा HCG मोर देन 20,000 मोर देन 4 वीक्स आफ्टर एवेक्यूएशन, ठीक है। आप बीटा HCG करवा रहे और मोर देन 20,000 आ गया 4 वीक्स के बाद। हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंट्रापेरिटोनियल लंग और वेजाइनल मेट्स मोर देन 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनको फिर अगर ये वाले पॉइंट्स है पेशेंट में तो फिर आपने ये बनती है इंडिकेशन फॉर कीमोथेरेपी, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हम सिंगल एजेंट इनको दें। कीमोथेरेपी में यूजुअली हम मीथोट्रेक्सेट देते हैं। सिंगल एजेंट में मीथोट्रेक्सेट और मल्टी एजेंट में मुख्तलिफ ड्रग्स है, ठीक है। सिंगल एजेंट हम इनको फिर हम आपको जैसी मोलर प्रेगनेंसी मिल जाए ना और हिस्टोपैथोलॉजी के बाद आप सैंपल भिजवा दें तो आपने इनके अपने सेंटर्स होते हैं, जेस्टेशनल GTD सेंटर होता है ना, ठीक है। तो आपने फॉलो अप के लिए वहाँ पे भिजवाना होता है कि वो फॉलो अप करे। फॉर एग्जांपल उन सेंटर्स में हमारे पास क्योंकि कीमोथेरेपी के ड्रग्स भी अवेलेबल होते हैं और सारी चीज़ें, क्योंकि एडवांस मीथोट्रेक्सेट तो हम चले अपने हद तक दे सकते हैं, ठीक है, वार्ड में। लेकिन फिर जब एडवांस कीमो की ज़रूरत होती है तो फिर इन सेंटर्स में कीमो के अपने जो ड्रग्स वो वहाँ पे इनको देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उनकी एडमिशन की ज़रूरत होती है। तो यूजुअली फिर ऐसी जब भी मोलर की वो आ जाए तो हम अगर हमारे पास सेंटर्स हों तो हम वहाँ पे उनको हम भिजवाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम है, यहाँ पे तो मुश्किल से बहुत कम ही होंगे, आई थिंक सो है ही नहीं, ठीक है। तो यूजुअली फिर हम जो कैंसर वाले डॉक्टर्स होते हैं तो फिर उनके पास हम भिजवाते हैं, जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमें लगा कि ये पेशेंट कोरियो डेवलप कर रही है, ठीक है। अच्छा, फीगो स्कोरिंग सिस्टम में क्या होता है, हमने फीगो स्कोरिंग करनी होती है, ठीक है। फीगो स्कोरिंग क्यों करते हैं कि इस पे हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को हम सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी दिया मल्टी एजेंट, ठीक है। तो फीगो स्कोरिंग क्या है, एज आप देखते हैं पेशेंट की कि एज लेस देन 40 या मोर देन 40 है, ठीक है। अगर लेस देन 40 है 0, मोर देन 40 तो 1 होगा, ठीक है। एंटीसीडेंट प्रेगनेंसी क्या थी, वो मोल थी, एबॉर्शन या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी थी, ठीक है। ये आप तब करेंगे पेशेंट आपके पास किस उसमें आई है, ठीक है। अगर वो मोलर थी या एबॉर्शन थी या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है, लेकिन पेशेंट के जो नॉर्मल 40 डेज़ के बाद भी फॉर एग्जांपल मिसकैरेज था, ठीक है, 3 वीक्स के बाद आई है और पेशेंट की ब्लीडिंग वही की वही है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है, नॉर्मली 6 वीक्स तक ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अगर नहीं होती पेशेंट पोस्टमार्टम भी उसके बाद 6 वीक के बाद भी ब्लीडिंग के साथ आए तो फिर आपने माइंड में ये रखना है कि वेदर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के साथ भी, क्योंकि नॉर्मल बेबी था, मे बी ये पार्शल मोल था, पेशेंट मिस किया है तो नॉर्मल बेबी डिलीवर हुआ है, क्योंकि प्लेसेंटा की प्रॉपर हिस्टोपैथोलॉजी नहीं होती तो वो मिस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट फिर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के बाद नॉर्मली इनकी ब्लीडिंग नहीं रुकती, तो जब वो आते हैं फिर आप जब प्रॉपरली पेशेंट का एग्जामिनेशन और सारी चीज़ें करते हो तो आपको पता चलता है कि दिस इज़ कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है। तो फिर आपने इनमें क्या होगा कि अगर मोलर प्रेगनेंसी थी तो 0 नंबर आपने देने, अगर एबॉर्शन था तो 1 देने, बर्थ अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी थी तो आपने 2 नंबर देने हैं, ठीक है। फिर इंटरवल फ्रॉम इंडेक्स प्रेगनेंसी टू ट्रीटमेंट, ठीक है, लेस देन 4 मंथ, ठीक है, लेस देन 4 मंथ हो चुके हैं, या 4 टू लेस देन 7 मंथ, या 7 टू लेस देन 13 मंथ, या इक्वल टू और ग्रेटर देन 13 मंथ्स हुए, ठीक है। इंडेक्स प्रेगनेंसी और जब आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो ये कितना अरसा हुआ है कि पेशेंट आपके पास प्रेजेंट की है, ठीक है। पेशेंट आपके पास यूजुअली हम कहते हैं कि मोर देन 6 मंथ भी कंप्लीट हो जाए और पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो अगर लेस देन 4 मंथ हो तो फिर ये 0 नंबर आपने देने। अगर मंथ्स जितने ज़्यादा होते हैं और पेशेंट अगर 4 मंथ 7 मंथ के बाद ब्लीडिंग के साथ आती है तो फिर आपने नंबर उसके मुताबिक देने हैं, ठीक है। प्री ट्रीटमेंट सीरम बीटा HCG लेवल आपके पास पेशेंट आ गई तो बीटा HCG आपने करवाया, 10⁻³ मीन्स 1000, तो उसको आप 0 देंगे। अगर बीटा HCG आपके पास 1000 to 10,000 आ गया तो 1 देंगे,
10,000 टू 1 लाख आ गए तो आपने 2 नंबर देने, अगर मोर देन 1 लाख आ गए तो आपने 4 नंबर देने हैं, ठीक है। फिर ट्यूमर साइज़ आपने देखना है, ठीक है। यूट्रस आपने TVS करवा लिया है, ठीक है, तो आप पे यूट्रस में कोई मास मिल गया है, तो आपने देखना है कि वो लेस देन 3 सेंटीमीटर तो 0, 3 टू लेस देन 5 1 एंड मोर देन इक्वल टू 5 2। साइज़ ऑफ मेट्स कहाँ पे है, ठीक है। लंग में है, स्प्लीन किडनी के लिए 1 नंबर है, GI में हमारे पास 2 नंबर है उसके, और 4 आपके पास लिवर ब्रेन। नंबर ऑफ मेट्स कितने हैं, ठीक है, कोई मेट्स भी नहीं है, ठीक है, तो 0। 1 to 4 है तो 1 देंगे, 5 to 8 है तो 2 देंगे, और 4 है मोर देन 8, मतलब या मेट सिर्फ लंग में है तो आप 1 नंबर हो गया, अगर स्प्लीन किडनी GIT में है तो 4 नंबर हो गए, ठीक है। तो कितने मल्टीपल साइड मेट्स है तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली देने। और प्रीवियस फेल्ड कीमोथेरेपी, वेदर पेशेंट ने प्रीवियस कोई कीमोथेरेपी ली है या नहीं, अगर सिंगल ड्रग ली है, 2 और मोर ड्रग्स ली है, 2 और 4, फिर उसके मुताबिक आपने नंबर देने हैं, ठीक है। अगर स्कोर आपके पास आ गया कि लेस देन इक्वल टू और लेस देन 6 आ गए तो मीन्स ये लो रिस्क है, सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी हम देते हैं मीथोट्रेक्सेट, ठीक है। और अगर स्कोर आपके पास इक्वल टू और मोर देन 7 हो गए तो हाई रिस्क है, इसमें हम मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी देते हैं, ठीक है। मल्टी एजेंट में हमारे पास एक्टिनोमाइसिन, एटोपोसाइट एंड मीथोट्रेक्सेट, ठीक है। और जो हमारे पास सिंगल एजेंट में मीथोट्रेक्सेट देते हैं, ठीक है। मीथोट्रेक्सेट आपने जब देने हैं तो क्योंकि ये फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है, ठीक है, तो इसके साथ आपने मस्ट फॉलिक एसिड देना है मीथोट्रेक्सेट के साथ, ठीक है। तो अगर आप डे 1 इस तरह आप अल्टरनेट डे पे अगर आप ट्रीटमेंट शुरू करवाएंगे, ठीक है, तो आप हर वीकली आपने पेशेंट को 1 वीक आपने कोर्स देना है और फिर 1 वीक आपने गैप देना है मीथोट्रेक्सेट वाला जो है, ठीक है। तो आपके पास पेशेंट आएगी फर्स्ट डे पे, आपने अगर पेशेंट को मीथोट्रेक्सेट दे दिया है, ठीक है, तो फिर अगले दिन 6 o'clock आपने उसको फॉलिक एसिड का इंजेक्शन देना है, ठीक है। फिर डे 3 पे आपने फिर नेक्स्ट डे पे आपने फॉलिक, इसी तरह आपने डे 8 तक ये इसी तरह रेजीम रखना है, ठीक है। तो और इसमें फिर आपने क्या करना है, 1 वीक का गैप देना है पेशेंट को। इसका क्या एंटीफोलेट है ना, तो इस वजह से आप इनको फोलेट देते हैं। ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है, म्यूकोसाइटिस होता है, ग्रिटी फीलिंग इन आइज, प्लूराइटिस एंड सीरोसाइटिस। तो पेशेंट से आपने पूछना है कि कोई वो तो नहीं हो रहा, रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर पेशेंट का स्कोर ज़्यादा आ गया तो फिर आपने ये ईमाको थेरेपी होता है, एटोपोसाइड, मीथोट्रेक्सेट एंड एक्टिनोमाइसिन। वीक 1 में आपने ये देना है और फिर वीक 2 में आपने साइक्लोफॉस्फोमाइड और विनक्रिस्टीन देना है, ठीक है। आपने ये अल्टरनेटिवली आपने 1 वीक आपने ईमा देना है और नेक्स्ट वीक आपने साइक्लोफॉस्फोमाइड और विनक्रिस्टीन देना है, ठीक है। ये आपने अल्टरनेट करना है। अगर इसका रेजिस्टेंस हो तो फिर ये बाकी ड्रग्स इतने डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सक्सेस रेट ऑफ कीमोथेरेपी इज़ 85 to 100% है, ठीक है। अगर स्कोर लेस देन स्कोर लेस देन 6 है तो सक्सेस रेट आपके पास 100% है, और अगर स्कोर मोर देन 7 है तो 85% आपके पास सक्सेस रेट इसका है, ठीक है। आपने कीमोथेरेपी कंटिन्यू करना है, ठीक है। कब तक, जब तक आपका बीटा एसीजी नॉर्मल नहीं होता। जब आपका बीटा एसीजी नॉर्मल हो जाए, ठीक है, तो आपने फर्दर भी 6 to 8 वीक्स तक कीमोथेरेपी कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। क्या करना है कि अगर आपके पास कीमोथेरेपी आपने तब तक देना है जब बीटा एसीजी पेशेंट का नॉर्मल हो जाए। जब बीटा एसीजी नॉर्मल हो जाए फर्दर आपने 6 to 8 वीक्स तक वो कंप्लीट करना है। ये क्यों करना है, ये टू प्रिवेंट रिकरेंस, ठीक है। इसके लिए आपने रिकरेंस को बचाने के लिए आपने इस वजह से करना है, ठीक है। प्लेसेंटल साइट ऑफ अ ब्लास्ट यूजुअली रिक्वायर हिस्टेरेक्टमी। कीमोथेरेपी मतलब लो रिस्पांस होता है तो यूजुअली हम इसमें हिस्टेरेक्टमी करते हैं, ठीक है। लो रिस्क आपने जो लेस देन 6 वाले में रिकरेंस के चांस 4% है और हाई रिस्क में कितना 8% है, ठीक है। रिकरेंस मोर कॉमन इन 12 मंथ, ठीक है। तो आपने पेशेंट को नेक्स्ट 12 मंथ तक आपने पेशेंट को कहना है कि प्रेगनेंसी एडवाइस नहीं करनी, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, पेशेंट को आपने कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस करना है, ठीक है। और नेक्स्ट 12 मंथ तक वो प्रेगनेंसी नहीं। कीमोथेरेपी जब स्टॉप हो जाए तो फिर
ड्यूरिंग कीमोथेरेपी आपने पेशेंट को कहना है कि क्योंकि 12 मंथ तक आप इसी तरह ये साइकिल चलाते रहेंगे, ठीक है। तो आफ्टर कीमोथेरेपी ख़त्म हो जाए तो 1 ईयर तक आपने पेशेंट को कहना है कि आपने प्रेगनेंसी नहीं करनी, ठीक है। तो बस ये मोलर के इम्पॉर्टेंट